जीनोटाइप, और एक में लिख रहा हूँ 9 नंबर, दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं, फिनोटाइप। क्या है ये जीनोटाइप और फिनोटाइप? मैं कहूँ किसी भी लक्षण का प्रकटीकरण अलील करता है, और कोई भी लक्षण खुद क्या होता है? जीन। अब ये जो प्रकटीकरण हो रहा है अलील के माध्यम से, अगर सोचिए मैं किसी जीन के कंपोजिशन को देखूं, किसी आनुवंशिक संगठन को देखूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसी जीव का आनुवंशिक संगठन, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। और अगर मैं कहूं कि किसी जीव के जीन की बाह्य अभिव्यक्ति फिनोटाइप कहलाता है। मतलब फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन और मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन और एनवायरमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइप। किसी कैरेक्टर को आप बाहर दिखा रहे हो, जैसे मैं लंबा हूं या कोई बौना है, तो वो बाहर से दिख रहा है, तो लंबाई और बौनापन ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? फिनोटाइप। लेकिन मैं कहूँ कि लंबा है तो भाई साहब वो ये है टी, और बौना है तो वो ये है स्मॉल टी। ये मैं कैसे मालूम करूंगा? ये तो जब मैं उसकी सेल के अंदर उसका कंपोजिशन देखूंगा, जेनेटिक कंपोजिशन देखूंगा, तब मुझे मालूम चलेगा। सोचिए कोई व्यक्ति जो है वो लंबा है, लेकिन उसका जेनेटिक कंपोजिशन ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम ये कैसे मालूम चलेगा? हम तो कहेंगे लंबा, इसका मतलब ये वाली चीज होनी चाहिए, यही रहती है। लेकिन ये वाली जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी लंबाई का लक्षण है। तो इन दोनों के अंदर भेद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जीनोटाइप देखना पड़ेगा। तो किसी भी लक्षण का बाहरी प्रकटीकरण, किसी जीन का बाहरी प्रकटीकरण, बाहरी अभिव्यक्ति, एक्सटर्नल जो एक्सप्रेशन है, उसको हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। और किसी जीव के आनुवंशिक संगठन को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप को हम इस प्रकार से कोडिंग करके लिखते हैं, इस प्रकार से हम साइन में, सिंबल में, अल्फ़ाबेट में, नंबर में, कैसे भी करके लिख दो। ज़्यादातर हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, तो वो जीनोटाइप हो जाएगा, आनुवंशिक संगठन। और किसी जीन के लक्षण जो होते हैं, जैसे लंबा हो गया, कलर हो गया, बाल के कलर हो गया, उसकी आवाज़ कैसी है, तो वो ये सब क्या है? बाहर से हमको मालूम चल रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी? ये लक्षण जो बाहर दिख रहे हैं वो फिनोटाइप हो जाएंगे। अब फिनोटाइप जो है ये वातावरण से प्रभावित होते हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं, जबकि जीनोटाइप वातावरण से प्रभावित नहीं होते। ये वातावरण से प्रभावित नहीं होते, इसके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, इस पे नहीं पड़ता। कैसे? इसको समझो। सोचिए कि कोई पौधा है, कोई प्लांट है, ये मैंने यहाँ पर गमला लिया, यहाँ पर एक दूसरा गमला लिया, और इन दोनों के अंदर हमने देखा कि कोई प्लांट लगे हुए हैं इस तरीके से। मैंने कहा कि बताओ इन दोनों प्लांट के अंदर बौना कौन सा है और लंबा कौन सा है? तो आप कहेंगे, देख करके कह रहे हैं ना, बाहर से देख करके आप कह रहे हैं कि ये जो है वो तो हो जाएगा लंबा, ये तो है टॉल, और ये पौधा जो है वो कैसा है? ड्वार्फ। या मैं कहूँ कि सोचिए इस पौधे के ऊपर बैंगनी फूल है, आपके ऑरेंज फूल है, और इसके ऊपर ये गुलाबी फूल है। आपको मैं कह दूं कि दोनों के अंदर फूल कैसे है, तो आप आराम से बाहर से लक्षण देख के बता सकते हो। अब मैंने क्या किया, एक दिन से आपसे पूछ लिया कि भाई साहब दोनों में लंबे और बौने कौन है? आपने देख कर बता दिया कि लंबा ये है, बौना ये है। फूल का रंग पूछा, आपने देख के बता दिया। अगले दिन बोला आपको कि भाई जब आप आए अगले दिन, तो मैंने क्या किया, वो फूल जो है उसको हटा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए दोनों के अंदर कौन सा बौना है और कौन सा लंबा है? अब आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि बाहर से दिखना आपको बंद हो गया। जब आप बाहरी अभिव्यक्ति, मतलब वातावरण का प्रभाव, मैंने काट दिया, वातावरण मतलब मैं वातावरण में आ गया, मैं तो मैंने यहाँ पर काट लिया, या फिर कोई सी जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसकी वजह से ये पौधा जो है वो कट गया,
जब मैं आपको ये दिखाया तो आपने इसके बाहरी लक्षणों को देख करके बोला कि दोनों समान है, अब या तो दोनों बौने हैं या दोनों लंबे हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, आप इसके आनुवंशिक संगठन को देखो, इसकी सेल लो, उसकी सेल के अंदर इसके डीएनए को देखो, डीएनए के अंदर इसका जेनेटिक कंपोजिशन देखो। जब इसका जेनेटिक कंपोजिशन आप देखोगे तो मालूम चलेगा कि ये जो था वो तो था ये टॉल और ये था स्मॉल टी स्मॉल टी। वैसे ही मैं पूछा था आपको फूल के बारे में, अब आप दोनों फूल हटा दिए, अब आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। तो आपको फूल के रंग को बताने के लिए भी उसका जेनेटिक कंपोजिशन देखना पड़ेगा। तो जीनोटाइप क्या होता है, ये वातावरण से प्रभावित नहीं होता। आपने काट लिया लेकिन जीनोटाइप थोड़ी चेंज हुआ है, काटने से उसकी लंबाई बदल गई है लेकिन उसके रंग आप नहीं बता पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जीनोटाइप जो है वो तो एक जैसा रहेगा। इसीलिए कहते हैं जीनोटाइप वातावरण से प्रभावित नहीं होता, ये वातावरण से प्रभावित हो जाता है। तो ये बात समझनी है आपको। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों ही जॉनसन ने नाम दिए थे। देखो जीन, ये आपके यहाँ पर जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारे शब्द जो है वो किसने दिए थे? जॉनसन ने दिए थे। जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अलील जो है उसके बारे में बताइए हमने कि अलील जो है वो किसने बताया था? बैटसन ने। बैटसन ने अलील शब्द दिया था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप की बात हो गई है। इसके आगे हम एक प्रश्न की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा इस तरीके से, अब आपसे वो पूछ रहा है, इस पहले आपको ये सीक्वेंस दे दिया, कोई भी क्रम है ये, सोचिए न्यूक्लियोटाइड का क्रम। अब इस क्रम के माध्यम से आपको बताना है, ये सर ये अलील है और आपको जो है वो इस अलील आपको दे दिए सामने और इस क्रम के माध्यम से प्रश्न पूछा आपसे। पहला प्रश्न बताना है आपको, नंबर ऑफ possible gamete, number of phenotype, number of genotype, और पूछा आपसे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। कैसे बताओगे? क्वेश्चन ये है, आपके पास में एक सीक्वेंस है अलील की और उससे आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट कितने बनेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होंगे इसमें, नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होंगे और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होता है। कैसे बताएंगे? इसके लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट बताने के लिए हम करते हैं 2 की घात n। नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए भी हम 2 की घात n करेंगे। नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए हम 3 की घात n करते हैं और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए हम 4 की घात n करते हैं। ये अच्छे से दिमाग में डाल दो। अब देखिए हम क्या बोलेंगे, ये फॉर्मूला हमको मालूम चल गया। अब हमको n जो है उसको पता लगाना। ये n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अभी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में समझना है क्या होता है। देखो हेटेरोजाइगस जो होता है उसका मतलब है कि अगर दोनों ही अलील असमान है, एक तो ये हमको दिख रहे हैं अलील असमान है, एक ये वाले अलील जो है वो असमान दिख रहे हैं, एक ये वाले अलील और एक ये वाला अलील, ये अलील जो है वो हमको क्या दिख रहा है? असमान दिख रहा है। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये एक समान बना देते हैं। चलो, तो आप देखो कि कौन से अलील जो जोड़ों में है लेकिन असमान है, तो बोलेंगे हम ये वाला देखो कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, ये असमान है। ये कैपिटल डी स्मॉल डी, ये कैपिटल ई स्मॉल ई, ये तीनों के तीनों असमान है, इसको बोलेंगे हम हेटेरोजाइगस। जबकि ये समान को तो हम देखते ही नहीं है, हमको केवल और केवल क्या लेना है? हेटेरोजाइगस कंडीशन लेनी है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है? n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। हमारे पास में 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 1 2 3। अब मुझे क्या करना है? 2 की घात 3 कितना होता है? 2 की घात 3 कितना होगा? 8। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 8। नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 की घात n है, 3 की घात 3 कितना हो जाएगा? 27। और यहाँ पर 4 की घात 3 है, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट इस वाले सीक्वेंस में कितने बनेंगे? 8।
गैमेट बनेंगे, इसके फिनोटाइप 8 होंगे, इसके अंदर जीनोटाइप होंगे 27 और इसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो मुझे कितनी मिलेगी 64 ऑफस्प्रिंग मिलेगी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझना है अच्छे तरीके से। एक मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूं, ये लिखा मैंने ए बी बी सी डी डी ई एफ एफ जी। अब इसमें मुझे बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट कितने होंगे। तो आप बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट कितने होते हैं इसके अंदर। वही फॉर्मूला क्या है, 2 की घात n, और n क्या होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सी दिख रही है, क्या ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल है नहीं, ये होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों ही समान है अलील, इसमें भी दोनों समान अलील है, इसमें भी समान अलील है, इसमें भी समान अलील है, इन सभी में समान अलील है। तो यहाँ एक भी हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, तो हम कहेंगे n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 0। अब फॉर्मूले में क्या है 2 की घात n, तो 2 की घात 0। और मास्टर साहब हमको मैथ पढ़ाते समय बताते थे कि अगर किसी के ऊपर घात 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल गैमेट कितने बनेंगे, एक ही प्रकार के जो है वो आप एक ही गैमेट बनेगा। नंबर ऑफ फिनोटाइप 1, 2 की घात n 1। नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 की घात 0 1। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 4 की घात 0 1। तो सभी में क्या आंसर आ जाएगा 1 1 1 1। तो आपको बताना है कि ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे और आपसे इन 4 के उत्तर पूछ रहे चाहे कि पॉसिबल गैमेट कितने होते हैं, फिनोटाइप कितने होते हैं, जीनोटाइप कितने होते हैं, ऑफस्प्रिंग कितने होते हैं, तो आपको सीधा बता देना है। फॉर्मूला लगा करके हेटेरोजाइगस कंडीशन को देखो, फिर उसमें n की वैल्यू फिल करो और सीधा आंसर बता दो। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में। तो हमने अभी तक क्या बात किया, जीन, अलील, लोकाई, आइसो अलील, स्यूडो अलील, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप। अब हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस क्या होता है। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 है आपका, एक लिख दिया मैंने होमोजाइगस और 11 नंबर पे लिख रहा हूँ मैं हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है, देखिए मतलब यहाँ होमोजाइगस का मतलब है समयुग्मजी और ये हो जाएगा असमयुग्मजी। होमोजाइगस का मतलब समझो पहले, यदि दोनों अलील एक समान हो, बोथ अलील्स आर इक्वल और सेम, क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों ही अलील, बोथ अलील आर इक्वल, और यहां पर बोथ अलील आर अनइक्वल, असमान है। जैसे ये टी और ये टी, बताइए ये क्या है, ये आपके समयुग्मजी है, दोनों ही एक समान है, होमोजाइगस है। वैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये टी और ये टी दोनों स्मॉल है, दोनों समान है। यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें क्या कहूँगा मैं, एक लंबा है एक बड़ा है, बौना है, दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों असमान अलील है, तो इसको बोलूँगा मैं असमयुग्मजी, इसको बोलूँगा मैं समयुग्मजी। अब मुझे समझना है बात को कि देखो जब यहाँ पर दोनों ही समान होते हैं तो आपको कैपिटल और स्मॉल को देखना है। अगर दोनों ही कैपिटल है, दोनों ही कैपिटल होने पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंसी शो कर रहा है, डोमिनेंट होमोजाइगस है मतलब प्रभावी समयुग्मजी। और अगर दोनों ही स्मॉल है तो मैं क्या कहूँगा रिसेसिव होमोजाइगस, अप्रभावी समयुग्मजी, दोनों जोड़े में है। इसमें बताइए, इसमें मैं क्या बोलूँगा, प्रभावी है क्या अप्रभावी है, मतलब कैपिटल टी जो है वो प्रभावी बताता है हमेशा और स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी को बताएगा, लेकिन यहाँ तो दोनों साथ में आ गए। तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में जब प्रभावी और अप्रभावी साथ में हो, दोनों अलील असमान हो, तो हमेशा जो कैपिटल होता है वो स्मॉल के ऊपर भारी पड़ जाता है, स्मॉल के लक्षणों को नहीं बताएगा, कैपिटल अपने लक्षणों को बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन कैसी है, डोमिनेंट
ध्यान रखना, ठीक है। डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है यहाँ पे ये। तो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस के अंदर एक तो ये बात दिमाग में रखनी है कि दोनों अलील अगर समान दिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। दोनों अलील असमान दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हेटेरोजाइगस। फिर देखिए इसके अंदर जो भी युग्मक बनेंगे, जो गैमेट बनेंगे, वो सारे एक जैसे होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ देखो, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है। इसमें आप देखोगे तो इसमें मुझे युग्मक कैसे मिलेंगे, ये एक युग्मक बन सकता है, एक ये युग्मक बन सकता है। इसमें बताइए मुझे गैमेट बनाना है कैपिटल टी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, युग्मक समान होते हैं। जो गैमेट होते हैं जब वो प्रोड्यूस होंगे तो वो इक्वल, एक जैसे होंगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ हेटेरोजाइगस के अंदर मुझे इसके अंदर गैमेट बनाने हैं, तो एक गैमेट तो कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, जो गैमेट होते हैं, गैमेट्स आर अनइक्वल, अलग अलग गैमेट बनेंगे, असमान युग्मकों का निर्माण होता है। फिर होमोजाइगस के अंदर क्या कहेंगे हम, यहाँ पे हमको प्योर ब्रीड मिलती है। देखो हमको क्या बोल रहे हैं हम, प्योर ब्रीड। ये कैपिटल टी है तो क्या होगा, ये डोमिनेंट, कैपिटल टी की वजह से डोमिनेंस शो कर रहा है, प्रभावी है ये। तो यहाँ जो प्रभावी है तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से क्या है, लंबाई का लक्षण दिखा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार से स्मॉल टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा शुद्ध लंबा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी क्या बता रहा है, बोनापन बता रहा है, स्मॉल टी बोनापन दिखाता है अपने आप को। और दोनों साथ में आ जाएंगे तो यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंसी शो करेगा, मतलब रिसेसिव जो है वो अप्रभावी रूप से दिखाई देगा, अप्रभावी लक्षण जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है। तो आपको बोलना है यहाँ हमको क्या मिलेगा, प्योर ड्वार्फ। तो हम कहते हैं कि इस प्रकार से समयुग्मजी कंडीशन में दोनों ही समान होते हैं तो हमको प्योर ब्रीड मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोनों असमान है तो हमको क्या मिलेगी, इम्प्योर लाइन, हमको इम्प्योर ब्रीड मिलती है, अशुद्ध प्रकार के जो ब्रीड है वो मिलेगी हमको। दूसरी चीज, होमोजाइगस के अंदर हमको संकर ओज नहीं मिलते, हेटेरोसिस नहीं मिलेगा। और यहां पर मुझे संकर ओज, यहां संकर ओज मिलेंगे, हेटेरोसिस मिलेगा। मतलब मैं यहां कह रहा हूं मुझे हाइब्रिड वाइगर, संकरोज को बोलते हैं हाइब्रिड वाइगर, वो मुझे यहाँ असमयुग्मजी के अंदर मिलता है, जबकि हाइब्रिड वाइगर मुझे होमोजाइगस में नहीं मिलता है। तो यहाँ प्रश्न आता है ये हाइब्रिड वाइगर या संकरोज है क्या। तो संकरोज किसे कहते हैं, संकरोज हाइब्रिड वाइगर किसको बोलेंगे हम, यदि पैतृक के लक्षणों से जो ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो रहा है उस ऑफस्प्रिंग पे लक्षणों की उन्नति हो। क्या कह रहा हूं मैं, पैतृक की तुलना में जो संतति है वो उन्नत किस्म की पैदा हो जाए, हाईली, हम कह सकते हैं क्वालिटी वाली, हाई क्वालिटी वाली हमको ऑफस्प्रिंग मिल रही है। पेरेंट नॉर्मल थे लेकिन उससे भी ज़्यादा क्वालिटी की हमको क्या मिल रही है, ऑफस्प्रिंग। तो वो ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेगी, जब कंडीशन कैसी है पेरेंट की, हेटेरोजाइगस। ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या मिल सकती है, संकर ओज। तो हम कहेंगे ये जो चीज़ है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमको संकरोज मिलता है और समयुग्मजी में हमको संकरोज नहीं मिलता, हाइब्रिड वाइगर नहीं मिलता। उन्नत प्रकार की अगर किस्में चाहिए आपको तो आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन करनी पड़ेगी, और सामान्य चाहिए तो होमोजाइगस करो। तो संकरोज का मतलब समझना है कि पैतृक की तुलना में संतति का अधिक उन्नत होना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, संकरोज। हाईली क्वालिटी जो है वो किस में आ जाएगी, आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो हाई क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग बनना संकरोज कहलाता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी, इन सारी डेफिनेशन को आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स में पूछते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे कि हम जीनोम की बात करें, जीनोम क्या होता है, वैसे हम बात करें कि म्यूटोन क्या होता है, रेकॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है। तो छोटी छोटी और बहुत सारी परिभाषा आती है, लेकिन वो टॉपिक के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ज़्यादातर जो है वो हम यही चीज़ें पूछते हैं, जैसे डोमिनेंसी क्या होती है, रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीन, अलील, लोकाई, आइसो अलील, स्यूडो अलील, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारी की सारी बातें हमने इस शब्दावली के अंदर पढ़ लिया है। कि आपको आनुवांशिकी पढ़ने से पहले शब्दावली के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि अलग ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो आपको टर्म्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम अगले टॉपिक लेंगे।